आज हम कक्षा 10 के लिए अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन घटनाएं इसमें सीखेंगे। तो सबसे हम पहले प्रकाश की बात करें। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? सबसे पहले जब शाम होती है, अंधेरा होता जाता है, जब रात हो जाती है तो हम कहते हैं लाइट ऑन करिए, टॉर्च जलाइए, रोशनी करिए, हैं। जब कुछ नहीं मिलता है मोमबत्ती जलाइए, लैंटर्न जलाइए और फिर उजाला करें किसी तरह से। जो हम बात कर रहे हैं फिर वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। इसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश है क्या? जब हम कमरे में जाएं और आंखों से पट्टी बांध लें अंधेरे में, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही, अंधेरा है, और टॉर्च को ऑन कर दें तो क्या हमें आंखों से पट्टी बंधी हुई टॉर्च की रोशनी दिखाई दे जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब है अगर हम कोई वैसा यंत्र तो है नहीं हमारे पास, तो आँख ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें प्रकाश का अनुभव होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश ऊर्जा एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। मतलब जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश आता है किसी स्रोत से, चाहे वो टॉर्च हो सकती है, टॉर्च से आया प्रकाश और वो हमारी आंखों तक जाता है और आंखें इस चीज़ को ग्रहण कर लेती हैं, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु हमें दिखाई दे जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो वस्तुएं कौन सी हैं। बहुत सारी वस्तु हो सकती हैं, नाम लो। जैसे मोमबत्ती है, ये बल्ब से रोशनी आती है, टॉर्च से रोशनी आती है, सूरज है सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, जहाँ से प्रकाश हमें पूरे दिन मिलता है। अंधेरा हो जाता है वो एक अलग चीज़ है। और जो वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, लैंटर्न हो गया, मोबाइल की रोशनी हो गई इत्यादि, ये सभी की सभी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे ईंट हो गई, नहीं डालती प्रकाश, नहीं, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये प्रकाश उत्पन्न थोड़ी करती हैं, इसलिए इनको अप्रदीप्त वस्तुएं कहा गया है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, चांद, दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है चांद और दर्पण। क्यों? क्योंकि चांद पर, ये चांद है, चांद पर जब प्रकाश सूर्य का पड़ता है तब वो हमें दिखाई देता है। हम कह सकते हैं तब हमें दिखाई देता है चांद, इसलिए चांद जो है वो अप्रदीप्त वस्तुओं में आता है। उसी तरह से दर्पण है भाई, घर में कमरे में दर्पण लगा हुआ है और अंधेरे में भी तो लगा हुआ है, वो लाइट ऑन नहीं करी हमने, रात की बात है, तो हमें क्या चेहरा दिखाई दे जाएगा? नहीं। कहते हैं रोशनी करो, इसका मतलब है दूसरी रोशनी उस पर पड़ती है जाकर के। कोई मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर है, दूसरी रोशनी पड़ती है जाकर तब हमें कहीं चेहरा दिखाई देता है, इसका मतलब है दर्पण है अप्रदीप्त वस्तु। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर देता है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते ही सभी में लाइट फैल जाती है, टॉर्च जलाते ही सभी में लाइट फैल जाती है, जिससे लाइट उत्पन्न होती है वो प्रकाश के स्रोत हैं, अर्थात वही प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं प्रकाश के गुण। बहुत बढ़िया ढंग से समझ लीजिएगा। प्रकाश के कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अंधेरे कमरे में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं और कहें पढ़ो, तो नहीं कि जी लाइट जलाओ, तो हम लाइट की उपस्थिति में, लाइट में प्रकाश, उजाले की उपस्थिति में ही हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। आपको दिमाग में आ गई होगी बात कि उजाला कह रहा हूँ मैं, लाइट कह रहा हूँ, प्रकाश कह रहा हूँ, ये रोशनी है, इसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है वो कैसे? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है,
इसकी उपस्थिति में ही सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और टकरा करके हमारी आंख तक पहुंचता है और तब हम इस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। ये हर एक किसी वस्तु के साथ इसी तरह से ही होता है। अगला आता है प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। इस बात को हम कैसे देखें? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जैसे प्रकाश सीधी, ये पेंसिल है और सीधी रेखा में, उसी तरह से देखो हम प्रकाश, ये रोशनी है, ये रोशनी जाएगी सीधी इस तरह से। हम देखते हैं कि एक सामने बहुत दीवार है और टॉर्च ऊपर की रोशनी सीधी इस तरह से, ये प्रकाश का जो गमन है वो ये है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसकी घटना हम अभी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से समझेंगे कैसे कैसे चलता है। अगला है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, जल आदि में से गुजर सकता है। इसको मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से गुजर सकता है। जैसे हमने कांच में, कांच का गिलास है ये और इसमें जल भरा है, तो प्रकाश की रोशनी देखो पहले कांच में गई, फिर जल में गई, फिर बाहर भी निकल गई, और ये कहलाएगा पारदर्शी माध्यम। ठीक है, ये भी पारदर्शी माध्यम, इसका मतलब जल भी पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार प्रकाश चला गया। देखो कांच में होकर चला गया प्रकाश। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्या है कि जैसे ये है एक लकड़ी है, लकड़ी में से क्या प्रकाश जा सकता है? देखो लकड़ी में होकर के नहीं, बाहर कहाँ गया प्रकाश? कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं गया इसके। ठीक है, अब हम दूसरा माध्यम लेते हैं, कुछ और भी ले लेते हैं, कागज ले लेते हैं, तो ये इसके बाहर भी प्रकाश नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि ये अपारदर्शी माध्यम है। लकड़ी हुआ है, लोहा हुआ, कागज हुआ, ये सब कैसे माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम, जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु, जल, पन्नी भी हो सकती है, हीरा हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, आदि में से प्रकाश गुजर सकता है, वो पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा हुआ, अभी लकड़ी बताई थी मैंने, दीवार है, ईंट है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। जैसे हमने प्रकाश की रोशनी डाली अभी, वहाँ नहीं गई, तो इसका मतलब ये अपारदर्शी माध्यम कहलाया। जैसे लोहे का दरवाजा है और हमने प्रकाश की रोशनी छोड़े, आ गया बाहर प्रकाश, नहीं पहुँचा, इसका मतलब वो अपारदर्शी माध्यम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता है वो अपारदर्शी माध्यम कहलाएंगे, जिसमें प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वायु है, हम आवाज़ देते हैं तो ध्वनि है, तो वायु के माध्यम से आगे बढ़ती है। अब प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूरज से प्रकाश यहाँ तक, पृथ्वी तक पहुँचता है, तो सूरज के बाद तो यहाँ तक आने में तो वायु बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है। यहाँ से 30-35 किलोमीटर तो वायु है, उसके बाद वायु कहाँ है? निर्वात, जहाँ किसी प्रकार का कोई माध्यम ही नहीं है। इसका मतलब है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये निर्वात में चल सकता है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो पलक झपकते ही हमें पता नहीं चलेगा। बहुत तेज रफ्तार है इसकी, सबसे तेज रफ्तार है इसकी, है प्रकाश की निर्वात में। वह जहाँ वायु ना होती है वो निर्वात होता है, सभी समझ गए होंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों कहा गया? ये एक बहुत बड़ी हमें जानकारी चाहिए, इसके लिए हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें अर्थात जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप प्रकाश आ जाता है एक जगह से दूसरे। भाई हम जैसे यहाँ से डालें, लाइट की रोशनी डालें किसी दीवार पे, एकदम पहुँच जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि वो एक तो सीधा चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। हम देखेंगे तो वो हम उसे देखते हुए नहीं जाएंगे। जैसे हमने टॉर्च की रोशनी डालते हैं सीधी दीवार पर किसी, तो हमें सिर्फ दीवार पर दिखाई देती है, हमें जाती हुई दिखाई नहीं देती। इसका मतलब प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जाती हुई दिखाई नहीं देती। जैसे कोई भी हवाई जहाज जाता है तो जाता हुआ दिखाई दे जाता है, कोई मोटरसाइकिल जाती है, कोई ट्रेन जाती है, कुछ भी जाता हुआ, तीर जा रहा है निकल करके, गोली जा रही है, वो भी दिखाई दे सकती है। लेकिन हमें प्रकाश की जो किरण जाती है वो हमें दिखाई नहीं देती है।
और जैसे ही कोई दीवार पर रोशनी डालते हैं हम, तो हमें सिर्फ दीवार पे रोशनी दिखाई देती है टॉर्च से, परंतु वो हमें जाती हुई नज़र नहीं आती है। इस तरह से हम कहते हैं कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे चलता है, अर्थात ये फोटान के रूप में, ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, हम अगली बात कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला हिस्सा आता है, इसमें छठा पॉइंट है इसका, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार पृष्ठ कौन से होते हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है? जैसे हमने ये कह दिया कि लकड़ी है ये, तो लकड़ी से इसका परावर्तन नहीं हुआ। परावर्तन का मतलब जिधर से प्रकाश, जैसे प्रकाश आया और लौट करके चला जाना, वो परावर्तन की घटना कहलाएगी। हैं, जैसे हम और बात करते हैं, जैसे परावर्तन को अभी समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं बाद में विस्तार से। देखो परावर्तन यहाँ हुआ, हमने मिरर ले लिया, ये दर्पण, और दर्पण में ये प्रकाश हम डाल रहे हैं, जिधर से प्रकाश गया है, इधर से गया है प्रकाश, और इस दर्पण से टकरा करके इधर आया है। इसका मतलब क्या है, ये प्रकाश में परावर्तन की घटना हो रही है। प्रकाश के अंदर परावर्तन की घटना भी होती है और अपवर्तन की घटना भी हो रही है। अपवर्तन की घटना को थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी बता देता हूँ। जैसे एक गिलास लें और गिलास में हमने पेंसिल डाल दी है, तो पेंसिल हमें इधर से देखते हैं, ये पेंसिल है और ये थोड़ा सा हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से हुआ है। तो ये प्रकाश के अंदर अपवर्तन की घटना भी हो रही है और परावर्तन की घटना भी हो रही है। प्रकाश के ये कितने सारे गुण हैं कि हमें ज्ञात करते करते बहुत समय लगेगा। अब अगला आता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में चला जाता है, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पारदर्शी माध्यम है, जैसे मैंने पेंसिल के लिए बताया, पहले प्रकाश गया वायु में, पहले वायु है यहाँ देखो, और फिर जल है, तो वायु से जल में गई लाइट है, तो लाइट जा रही है, प्रकाश जा रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है। ये अपवर्तन की घटना कहलाती है। बताऊंगा इसको विस्तार पूर्वक अभी। इसके बाद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जानकारी हम कर लेंगे। अगला है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है, चलता है, प्रकाश किरण कहलाती है। ओके।